हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रणजीत सिंह, जयपुर निवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब देखिए, जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो था कूलॉम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त करना। और आज जो हमारा टॉपिक है अगला, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए, गाउस के नियम के आपके 6 अनुप्रयोग दिए हुए हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ से हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए आज हम चलते हैं, आज है डे 20। आइए, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, गाउस के नियम का ये जो अनुप्रयोग है इसमें आपके अलग अलग 6 अनुप्रयोग दिए हुए हैं, जिसमें से जो पहला अनुप्रयोग आपका है वो है अनंत रेखीय। अनंत रेखीय आवेशित तार। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, पहला ये। दूसरा है अनंत विस्तार की। एक बार मैं पहले लिख देता हूं, आप फिर आपको एक अलग अलग पढ़ा दूंगा। अनंत विस्तार की आवेशित आवेशित अचालक प्लेट। अचालक प्लेट कह दो या परत कह दो, के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तीसरा तीसरा अनंत विस्तार की आवेशित चालक परत। इतना सा अंतर है बस, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा है। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। चौथा हमारे पास होगा गोलीय कोश। गोलीय कोश। गोलीय कोश को हम खोखला गोला भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? खोखला गोला। ठीक है बच्चों, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। पांचवा है चालक गोले। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। और छठा होगा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ये आपके 6 बिंदु हैं अलग अलग। अब इसमें से आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आइए पहला बिंदु हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु है हमारे पास अनंत रेखीय। अनंत रेखीय आवेशित तार। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास आज का पहला टॉपिक हो गया। ये रहा। अब देखो, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी आपके पास ये 6 के 6 ऊपर जो आपने देखे हैं 6 जो अनुप्रयोग हैं, उन सब में एक समीकरण काम आएगा। और वो कौन सा होगा? वो बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। वो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस का नियम, दोनों का एक साथ अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है हमारे पास? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा व गाउस के नियम से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम से। अब इन दोनों का एक साथ जब अनुप्रयोग आप करोगे तो ये समीकरण आएगा। ये समीकरण आपका आएगा, आपका फाई ई बराबर, ये आपने इंटीग्रेशन ले लिया,
EDS cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक समीकरण है जो इस अध्याय में ये 6 के 6 जो अनुप्रयोग है उसमें सभी जगह काम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुप्रयोग है ना अनंत रेखीय आवेशित तार कण है, इसको एक बार मैं थोड़ा थ्योरेटिकल आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना। चित्र आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। आइए हम चलते हैं अपने नोट्स पर। लीजिए, तो देखिए हमारे पास है यहाँ पर जहाँ पॉइंटर चल रहा है अनंत रेखीय आवेशित तार कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये रहा। तो अब इसमें देखो ये तो चित्र है, ये मैं भी आपको बना के बताता हूँ। और ये अब इसको आपको क्या है 2 भागों में सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप आइए यहाँ पे, इसको ये वाला समीकरण तो हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका तो आपको उपयोग करना ही करना है, लेकिन ये 2 भागों में आपको, ये जो आपके पास टॉपिक है अनंत रेखीय आवेशित तार कारण, ये 2 भागों में होगा, जिसमें से पहला भाग जो होगा वो तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अभी आप समझ लो, नोट्स में से नोट कर लेना। पहला होगा दिशा ज्ञात करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला दिशा ज्ञात करना। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होगा, दूसरा वाला जो होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले अब हम इस पहले वाले पार्ट पर चलते हैं। आइए, तो ये पहला वाला पार्ट जो है दिशा ज्ञात करना, यहाँ पर आ जाइए आप, इसको हम देख लेते हैं पहले। तो दिशा ज्ञात करने के लिए ये वाला ले रहे हैं हमें ना, इसको बाद में लेंगे। दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक हम चित्र बनाते हैं। देखिए, अनंत रेखीय आवेशित तार का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक तार है आपके पास इस तरह से, ये आपने तार ले लिया, ये लीजिए, ये एक तार हो गया आपके पास। ठीक है, अब इस तार पर हम क्या मानते हैं कि धनावेश है इस तरह से, इस पूरे तार पर एक धनावेश है इस तरह से। अब इस तार पर हम कोई 2 अल्पांश ले लेते हैं। एक तो देखो यहाँ पर ले लिया आपने, एक ये अल्पांश, अल्पांश यानी अल्प क्षेत्रफल, और एक आपने ये अल्पांश यहाँ पर ले लिया इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ऊपर वाले पॉइंट को आपने लिख दिया ए और नीचे वाले पॉइंट को आपने क्या लिख दिया, बी। अब इससे स्मॉल आर दूरी पर ये देखो, ये जो तार है इसके बीच में से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया आपने, बिंदु पी, इस तरह से। ठीक, इसको आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया है, ये जो बिंदु है ये पी है आपके पास, ये रहा पी। अब यहाँ से और यहाँ तक बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण भी होगी, ये ए के कारण, और बी के कारण भी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको आपने क्या मान लिया है, स्मॉल एल मान लिया है। अब देखिए ये जो आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से जो आप ले रहे हो, यहाँ से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लोगे वो बाहर की तरफ होगी। ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही यहाँ से जो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लोगे वो भी इसी प्रकार से होगी। यहाँ से ले लीजिए आप, इसको दोबारा देखिए, एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। यहाँ से लीजिए इसको आप, इसको ये लीजिए इस तरह से, और ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, पॉइंट पी से जा रहा है ये आपने छोड़ दिया इसको यहाँ। तो अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये एल्फा और ये एल्फा। अब ये किस किस चीज़ की दिशाएं, देखो ये जो बिंदु ए के कारण, देखो ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको तो हम मान रहे हैं DE1, और बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम मान रहे हैं DE2। तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, DE2 हो जाएगा। ठीक है, ये सदिश रूप में होंगे दोनों।
तो बी के कारण दिशा, अब ये देखो इस तरफ दिशा क्यों है, क्योंकि धनावेश के कारण दिशा सदैव कहाँ होती है, बाहर की तरफ। ये आपने देखा होगा विद्युत बल रेखाओं में जो हमने बनाया था, धनावेश के कारण सदैव दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ। इसलिए ये बिंदु बी पर धनावेश है, इसलिए इसकी कारण दिशा यहाँ पर हो जाएगी। अब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये हमने एंगल मान लिए, तो स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी अल्फा होगा और ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि DE2 का जो घटक है इसको दो भागों में बांट देते हैं हम, ठीक है। दो भागों में बांटेंगे तो जिधर अल्फा हो, जिधर एंगल होता है उधर कॉस घटक आता है, तो यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा क्या, DE2 कॉस अल्फा। ऐसे ही DE1 का जो घटक होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे देखो जहाँ पॉइंटर मूव कर रहा है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DE1 कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब ये तो कॉस घटक हो गए, अब साइन घटक कैसे होंगे, साइन घटक इसके लंबवत हो जाएंगे। देखिए कैसे, साइन घटक इसके लंबवत इस तरह से। इसको एक बार दोबारा से लीजिए, है ना, एक बार दोबारा से इसको ले लीजिए। आइए यहाँ पे, ये लीजिए, इस तरह से ले लीजिए इसको। अब देखो ये जो आपके पास आएगा, ये तो देखो इस DE2 का कॉस घटक तो ये आ गया, और इसका DE2 साइन एल्फा, ये साइन घटक, और ये आ जाएगा DE1 साइन एल्फा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ए से लेके पी तक, ये वाला पॉइंट पी है, ए से लेके पी तक की दूरी आप मान लो स्मॉल आर, तो ये दूरी भी आपको स्मॉल आर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब जब दूरी बराबर है तो विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एक किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, एक तो दूरी के ऊपर, एक आवेश के ऊपर। अब आवेश हमको पता है कि यहाँ पर एक समान आवेश है इस पूरे पे, इस पर भी आपने मान लिया है कि DQ आवेश है, इस पर भी आपने मान लिया DQ आवेश है, तो आवेश समान है और दूरी भी समान है, तो स्पष्ट बात है विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में ये जो DE1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, DE2 के बराबर हो जाएगा। इसका जो परिमाण है वो बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो ये साइन अल्फा वाले घटक तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये कॉस अल्फा वाले घटक जुड़ जाएंगे। तो इस चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कॉस घटकों के योगफल से प्राप्त होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो अगर आप दिशा लिखोगे तो क्या लिखोगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये इसकी दिशा हमारे पास आ गई, और जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो कॉस घटकों के योगफल से प्राप्त होगा। इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। देखिए ये हमने यहाँ पे एक लिख रखा है दिशा ज्ञात करना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। ये दिशा ज्ञात करना जो है हमने ले रखा है, और ये पूरा का पूरा जो है ये दिशा ज्ञात करना है। ये चित्र आप वहाँ से बना लीजिए, चाहो तो आप यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आइए इस पर चलते हैं हम अपने पेज 20 पे। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखो, हाँ तो आइए स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हमारा जो आगे काम है वो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो देखिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं, नोट आप नोट्स में से कर लेना। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि उसी तरह से हम एक ये तार ले लिया हमने, ठीक है। ये अनंत रेखीय आवेशित तार हो गया इस तरह से, ये लीजिए, और इस तार के ऊपर हमने आवेश ले लिया, इस तार पे आपने आवेश ले लिया है ये, ठीक है। ये प्लस धनावेश इसके ऊपर है इस तरह से, पूरे पर एक समान रूप से वितरित है। और फिर हमने वही दो पॉइंट ले लिए, दो अल्पांश, एक तो ये ले लिया और एक ये वाला ले लिया, ठीक है। इन अल्पांशों को आप ऐसा करो बाद में लेना, पहले हमें गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं।
ये एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर ये धनावेश एक समान रूप से वितरित है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब ये धनावेश जो है, हम ये जो आपके पास जो पॉइंट पी था, मान लो कि यहाँ पर है ये पॉइंट पी, थोड़ा सा पास ले लीजिए इसको, यहाँ पर है ये पॉइंट पी है ना, इसको तो आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर आप ये लाइन दोबारा बना लीजिए। लो लीजिए, इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट पी है, इस जगह पे ये हो गया पी। तो ये जो पॉइंट पी है, इसको लेके अब हम एक बेलन की रचना करते हैं, है ना। देखिए अब बेलन बनाना है आपको, उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक लाइन खींचे यहाँ से होते हुए, लीजिए, इस तरह से। और एक लाइन इतनी ही दूरी पर इस तरफ भी ले लीजिए, क्योंकि बेलन बनाना है आपको। ये लीजिए, फिर उसके बाद में फिर एक वृत्त बेलन का ऊपरी भाग आपने यहाँ पर बना लिया, एक ये और एक ये, इस तरह से। और ऐसे ही आपने एक यहाँ पर बना लिया और दूसरा आपने यहाँ पर बना लिया। इस तार को और थोड़ा सा लंबा ले लीजिए आप नीचे, ये ऊपर तक अनंत रेखीय तार है। अब देखिए हमने ये बेलन बनाया है, क्योंकि देखो अब हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, गाउस का नियम। अब गाउस के नियम की शर्त क्या होती है, गाउस के नियम की शर्त ये होती है कि संपूर्ण आवेश जो है, क्या है कि संपूर्ण आवेश जो है वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो देखो ये जो आवेश है ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर आ गया। हमने तार का जो भाग लिया है वो ए बी लिया है, ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये हमने तार का भाग ले लिया है ए बी। अब ए से लेके बी तक जो भी आवेश है वो हमने इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर माना है। ठीक है, अब इस गाउसियन पृष्ठ के देखो तीन भाग हो सकते हैं, जैसे पहला भाग तो ये हो गया ऊपर वाला, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये साइड वाला हो गया पूरा। तो अब ये ऊपर वाला भाग जो है, इस पर आपने एक अल्पांश ले लिया, ये डी एस। ठीक है, इसको आपने क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया डी एस। और डी एस की जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो लंबवत होगी ऊपर की तरफ, तो ये डी एस की दिशा हो गई। और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेशकरण बाहर की तरफ रहती है, ये हो गई ई की दिशा। ठीक है, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए, पृष्ठ एक के लिए। अब ऐसे ही नीचे वाला पृष्ठ जो है, इस पर आपने एक अल्पांश ले लिया और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी नीचे की तरफ, सॉरी ये सदिश क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी डी एस टू। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरफ हो गई, लंबवत हो गई। ठीक है, इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला जो पॉइंट पी है, इस पर देखो क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ होगी, डी एस थ्री। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ ही होगी, स्पष्ट बात है, धनावेशकरण बाहर की तरफ होती है ये ई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पे थीटा वन बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और थीटा टू बराबर कितना है, वो भी 90 डिग्री है। लेकिन जो थीटा थ्री बराबर है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अब इस चित्र की सहायता से हम आगे का काम शुरू करते हैं। देखिए, हाँ तो देखिए अब हम, जो मैंने आपको समीकरण बताया था, क्या विद्युत फ्लक्स की, मैंने आपको बताया था ऊपर एक समीकरण काम आएगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा गाउस के नियम से। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखा हमने की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा व गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, देखो वो हमारे पास है फाई ई बराबर ये समाकलन ई डी एस कॉस थीटा बराबर, बराबर क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो समाकलन है ये पृष्ठीय समाकलन है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखो एक भाग तो हो जाएगा किसके लिए, S1 के लिए। देखिए आप ध्यान देना इधर, ये आगे के जितने अनुप्रयोग है उस सब में यही विधि काम में आएगी, यहीं से देख लेना। थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। देखो S1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds1 और ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस S2 के लिए क्या हो जाएगा, ये S2 और ये हो जाएगा E ds2 और ये हो जाएगा cos थीटा 2 और क्या हो जाएगा S3 E ds3 और ये हो जाएगा cos थीटा 3। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो S1 वाला पार्ट है, S1 वाला पार्ट जो है इसमें थीटा 1 अभी आपने कितना लिया था ऊपर, 90 डिग्री। S2 के लिए भी थीटा 2 बराबर कितना था, 90 डिग्री। लेकिन S3 के लिए जो थीटा 3 था वो कितना था, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और इस यहाँ पर भी cos 90 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर cos 0 बराबर हो जाएगा 1। अब देखो ये cos 90 0 होने से ये वाला जो समाकलन है पहला वाला तो 0 होगा, प्लस ये वाला भाग ये भी 0 हो जाएगा। ये वाला जो भाग है ds3 cos थीटा 3 चित्र के अंदर तक लिख रहा है ये, इसको देखो ये आपके पास हो जाएगा E और ds3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा E और ds3 और एक cos का मान आ गया 1 और बराबर क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये जो ds3 जो है, ds3 को हम क्या लिख लेते हैं, ds3 को हम अब केवल ds लिख लेते हैं, क्योंकि 3 का उपयोग तो तब करना होता है जब 3 अलग अलग होते हैं। अब 3 तो अलग ही नहीं, अकेला ही है, तो s3 की क्या आवश्यकता है, केवल ऐसे ही रहने दो उसे। तो ये वाला जो समाकलन है इसमें e को तो हमने बाहर ले लिया और ये समाकलन हो जाएगा ds बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिग्मा क्यू का भी देखो हम मान रख लेते हैं। ये तार है आपके पास है ना, देखिए ये जैसे मान लो एक तार है आपके पास, इस तार पे अगर ये आवेश है तो 1 मीटर पर उपस्थित आवेश आप मान लो क्यू है, सॉरी ये एल एल लंबाई पर, एल मीटर पर उपस्थित आवेश क्यू है, तो 1 मीटर पर उपस्थित आवेश क्यू अपॉन एल हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो ये सिग्मा लिख दो, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। हाँ तो देखिए स्टूडेंट कंटिन्यू रखते हैं, बीच में पॉज करना पड़ा था। हाँ तो देखो मैं आपको बता रहा था, ये हमने ई को तो बाहर ले लिया है इस वाले समाकलन में से, यहाँ पर आए हैं हम, देख लीजिए ई को बाहर ले लिया है। अब ई को बाहर क्यों लिया, क्योंकि वो एक समान है। हमारा टॉपिक जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ही, सारे असमान विद्युत क्षेत्र है, आपकी बुक में है ही नहीं। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और जो चीज़ एक समान रहती है उसको बाहर ले लेते हैं हम समाकलन से ही। और ये इसके साथ डी लग रहा है, क्षेत्रफल के साथ में डी लग रहा है, तो स्पष्ट सी बात है परिवर्तनशील है, क्योंकि ये छोटा सा अल्पांश है, बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा हो सकता है। अब ये जो समाकलन है कितना आ जाएगा, ये तो होगा ई और ये क्या समाकलन क्या हो जाएगा, एस। ये समाकलन के चिन्ह से ये डी जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये सिग्मा क्यू का जो मान है ये कितना है, सिग्मा क्यू का मान अभी अभी आपने निकाला है क्या, लैम्डा एल निकाला है। तो ये ई एस आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे में लिख रहा हूँ, ई एस, ई और ई एस बराबर क्या आ जाएगा, ये लैम्डा एल। ठीक है, ई एस बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। और अब ये एस का मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एस क्या चीज़ है, एस आपके पास में ये देखिए एक बार, या आप इसको ऐसा करो कि पृष्ठीय ले लो इसको, है ना। एक बार आप इसको यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये जो एस को आपको चल, एस जो है साइड में जो है,
एस क्या है, जैसे अभी आपने देखा एस जो है ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर क्या होता है, 2πr/l ये होता है। तो ई तो ये आ गया आपके पास, और एस की जगह आपने क्या रख दिया, 2π ये आर ये एल बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा एल। एल से ये एल कट जाएगा और ई बराबर, ये तो लैम्डा है, ठीक है, और ई बराबर ये लैम्डा अपॉन 2πr ये बच गया आपके पास। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि अब देखो एक सूत्र तो आपके पास ये हो गया, अनंत रेखीय तार कारण विद्युत क्षेत्र ये हो गया, लेकिन इसको हम कुछ परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे, इसमें से 1/2π को तो आपने अलग कर लिया और लैम्डा अपॉन आर को आपने अलग कर लिया। फिर इसको हम क्या करते हैं कि 2 से गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, ये ऊपर कुछ रह गया है इसमें, हाँ ये रह गया है, सॉरी, ये है ना एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें रह गया है यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चल रहा है इसमें। ठीक है, इसमें नीचे एप्सिलॉन नॉट और नीचे ये एप्सिलॉन नॉट चल रहा है यहाँ पे, और ये एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर रह गया था, सॉरी। तो ये 1/2π एप्सिलॉन नॉट और ये लैम्डा अपॉन आर। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं, ये ई बराबर, ठीक है, अब 2 से गुणा भाग करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो देखो हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर और नीचे आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं के, और ये यहाँ पे 2 लैम्डा चल रहा है तो ये 2 और ये लैम्डा और नीचे आ गया आर। तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आपके पास क्या हो गई, आपके पास अनंत रेखीय आवेशित तार कारण ये हो गई 2 के लैम्डा अपॉन आर हो गई। दिशा कहाँ होती है, दिशा आपने देख ही दी थी, लंबवत होती है बाहर की तरफ। सदिश रूप में आप प्रदर्शित करोगे तो ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। ये आर कैप का मतलब क्या है, ये आर कैप आई भी हो सकता है, ये जे कैप भी हो सकता है और ये के कैप भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से ये अनंत रेखीय आवेशित तार है। ठीक है, अब अगला जो वीडियो होगा वो हमारा दूसरे अनुप्रयोग से संबंधित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, चैनल का नाम है सरिस्का क्लासेस अलवर, SARISKA सरिस्का, ELASSES क्लासेस, ALWAR सरिस्का क्लासेस अलवर, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।